पीले पन्नों से अध्याय 2 के छठे भाग में आपका स्वागत है। पढ़ाने को मिला समान शिक्षित स्टूडेंट्स का बैच। स्कूल के गेट पर 24-25 वर्ष का वो युवा मुझे मिला। उस समय मेरी आयु 28-29 थी। मिलकर उसने बहुत या कहूं अति सम्मान और औपचारिकतामय ढंग से कहा, क्या हम एक साथ चाय ले सकते हैं सर? मैंने दृढ़ता से कहा, नहीं। वो मायूस हो गया, चलने लगा। मैंने कहा, हम अलग अलग कॉफी तो ले सकते हैं। वो हंसा। हम लोग एक ढाबे में थे। अब उसने मुझे बताया कि उनका 13 लड़के लड़कियों का ग्रुप है एक, जो हायर एजुकेशन व कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है। दिक्कत हिंदी को लेकर है, क्योंकि उनमें से कुछ हिंदी को लेकर एमए किए हुए हैं और कुछ हिंदी को एक भाषा के रूप में एग्जाम में रखना चाहते हैं। मुख्यतः व्याकरण व अन्य भी पढ़ना है। उसने मुझसे पूछा, क्या आप हमें पढ़ाएंगे? उसने मुझे बताया कि उनमें से एक की बहन मेरी स्टूडेंट है। उसी से मेरे बारे में उन लोगों को पता चला। वो प्रभजोत थी। संभवतः उसका जिक्र आगे आए। मेरी उस समय की शैक्षिक योग्यता वही थी जो उनकी। मैंने उसे ये बताई तो वो मुस्कुराकर बोला, आप इधर के हिंदी पीएचडी से मिलना कभी। वो तो सब क्षेत्रीय प्रभाव की बात थी। मैंने उन्हें पढ़ाने की हामी भर दी। उसने पूछा, फीस कितनी लेंगे? मैंने कहा, जो भी दोगे वही। एक बात मैंने उसे ये कही कि मैं 13 स्टूडेंट से अलग अलग फीस नहीं लूंगा, ये बैच फीस होगी। तय ये हुआ कि उसी शाम से नगलभुर से पठानकोट की ओर थोड़ी दूर हाईवे पर एक घर में ऊपरी मंजिल पर बैच चलेगा, जिसका ड्यूरेशन 1.5 घंटा या आवश्यकता अनुसार बढ़ाया भी जा सकेगा। हम लोग कॉफी पी रहे थे और मैं मेज पर चीनी का एक दाना ले जाने का प्रयास करती नन्ही सी चींटी को देख रहा था। किसी ने अतिरिक्त चीनी पेय में डालने के लिए मंगाई होगी। वो दाना चिटका होगा इस चींटी के लिए। मैंने भीतर यह दृढ़ कर लिया कि रोटी की चिंता तो अब कभी नहीं करनी है। ये सब रब की व्यवस्था है। मुझे तो बस उससे दूर नहीं होना। उस शाम मैं किसी से लिफ्ट लेकर उच्च शिक्षा के अपने जीवन के उन अपनी ही जितने डिग्रीधारी स्टूडेंट्स को पढ़ाने एक बड़े शानदार घर में पहुंचा, जो उनमें से ही 2 भाई बहन का पारिवारिक निवास था। बैच नौकरी और नौकरी रूंगा। जहां मैं बैच पढ़ाने पहुंचा, वो एक बड़ी और आधुनिक ढंग से बनी कोठी थी। नीचे एक बड़ा आंगन, 3 तरफ कमरे, ऊपर की मंजिल पर 2 बड़े कमरे। उनमें से एक में मुझे क्लास लेनी थी। मुझे ये देखकर बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने नीचे एक दरी व पतले गद्दे लगाकर सुंदर चादरें बिछाई हुई थी व सामने दीवार से लगाकर एक गद्दा ऊंचा कर सर यानी मेरे बैठने की व्यवस्था की थी। सभी की पादुकाएं रूम से बाहर थी। मैंने रूम में प्रवेश किया तो वे गुड इवनिंग सर कहकर खड़े हो गए। जिसे वे सर कह रहे थे, उसका सिर उनसे बहुत नीचे था। लड़के 7 व लड़कियां 6, सभी लंबे व बलिष्ठ। उस शाम मैंने सभी को अपने साथ लाई गई हिंदी पत्रिका का एक एक पेज पढ़ने को कहा। सभी के नाम के साथ मैंने ये नोट किया कि किसका उच्चारण किस स्वर या व्यंजन विशेष पर गड़बड़ है। इसमें काफी समय लग गया। उस दिन मैंने उन्हें विद्यावान की पहचान विषय पर लिख कर लाने को कहा। इस विनती के संग की
कम से कम शब्दों में व मौलिक लिखें, जो भी लिखें। बाद में यही विषय एक प्राइवेट इंटर कॉलेज को मैंने डिबेट के लिए सुझाया था और अपने व्याख्यान को उसी एक वाक्य से समाप्त किया था, जिसकी प्रत्याशा मुझे इन स्टूडेंट्स से थी। उस दिन बैच के अंत में उन्होंने मुझसे अलग अलग फीस ना लेकर बैच फीस आगे लेने का रहस्य पूछा। मैंने स्पष्ट किया, जो भी आप सम्मिलित रूप से दोगे मैं रख लूंगा। प्रश्न ये है कि कौन कितनी फीस दे सकता है या दे सकती है। अलग अलग लूंगा तो सबको एक समान देनी होगी। सबसे सामर्थ्य पूछता हूं तो मेरे लिए यह शोभनीय नहीं। पूरे माह बाद आप लोग आपस में तय करना कि मैं क्या देने लायक टीचर हूं। उसे आप आपस में एक दूजे की सामर्थ्य अनुसार एकत्र करना, क्योंकि आप सब आपस में मित्र हो। लेकिन अंतिम रूप से मेरा फिर कहना है कि जो भी दोगे रख लूंगा बिना कुछ कहे। वे द्रवित हो गए। अगले दिन अपने स्कूल जाकर मैंने प्रिंसिपल को अपनी न्यू इवनिंग एक्टिविटी के बारे में बता दिया। उन्होंने कहा, ये बात सीईओ तक एक ना एक दिन पहुंचनी है। मैंने कहा, यही मैं चाहता भी हूं। प्रिंसिपल ने कहा, आगे बढ़ो, ये स्कूल तुम्हारी मंजिल नहीं। मैंने एक साइकिल वाले से 250 रुपए महीना में शाम को कुल 3 घंटे प्रतिदिन के लिए साइकिल देने का तय कर दिया। संडे को मैं किसी भी समय 3 घंटे ले सकता हूं, ये भी तय हुआ। उस शाम मैं उसी साइकिल पर अपने बैच को पढ़ाने पहुंचा। लगभग 2 घंटे उनके उच्चारण व लेखन दोष पर चर्चा के बाद उन्हें विद्यावान की पहचान पर जो लिखकर लाए हो पढ़कर सुनाने को कहा। एक से बढ़कर एक विचार और किसी के भी 2 पेज से कम नहीं। मैंने सबकी विचार सुनकर पूछा, क्या 1-2 शब्द में नहीं कहा जा सकता? वे सोचने लगे। मैंने एक संस्कृत सूत्र के अर्धांश को बोलते हुए कहा, विद्या दताति विनयम। विद्या विनय देती है, तो कोई यदि सच में विद्यावान है तो वो विनयशील तो अवश्य ही होगा। बात उन्हें छू गई। वे सभी परिपक्व और परिश्रमी थे। इस स्तर पर और इससे तनिक निचली कक्षाओं के विद्यार्थियों को नियमित पाठ्यक्रम के अतिरिक्त अनेक संदर्भों की आवश्यकता और आशा रहती है। मेरा अध्ययन यहां उन सभी को ही नहीं, मुझे स्वयं भी शिक्षित करता हुआ परिमार्जित कर रहा था, जिसका सुंदर प्रतिफल बाद में उन्हें तो मिला ही, स्वयं मुझे भी मिला। जब देश के प्रतिष्ठित बोर्डिंग स्कूल में मैं सहजता से ही पीजीटी के रूप में सेलेक्ट होता गया। बैच में 2 लड़के व 1 और लड़की बढ़ गई और अब मेरे पास 16 बड़े विद्यार्थियों का बैच हो गया। मुझे धीरे धीरे ये लगने लगा कि यहां मैं पढ़ाने तो ये बैच ही आया हूं, आर्मी स्कूल तो रूंगा है बस। बैच के बच्चों को व्याकरणिक हिंदी, व्यावहारिक हिंदी व सिलेबस के पाठों से समुन्नत करना था। मैंने उन्हें अलग अलग बैठाकर उन सभी के पास थोड़ी थोड़ी देर बैठना शुरू किया। जो कॉमन लेक्चर होता था उसमें वे सभी साथ ही बैठ जाते थे। उनके उच्चारण सुधरने लगे। अब बस व्यावहारिक प्रयोग की बात थी। बैच में आने से पूर्व मैं एक चाय पकौड़ी की दुकान पर प्रायः कॉफी या चाय पीता था। उस दिन दुकान की दीवार पर एक बड़ा मजेदार वाक्य लिखा था, यहां शराब पीकर कुत्ते की तरह लड़ना मना है। इस वाक्य का उद्धरण मैंने बैच में देकर कहा कि बताएं
ये वाक्य कहना चाहता है तो क्या, और ये भी कि इसका अर्थ वास्तव में क्या निकलता है। वे सभी मुझे ताकने लगे। उनमें से शायद अनेक इस वाक्य को अन्यत्र भी पढ़ चुके थे। उन्हें चुप देखकर मैंने समझाया, देखो, पहली बात तो ये कि उस दुकान में शराब पीना मना नहीं है, ये तो एक अनुमति हो ही गई। दूसरी बात ये कि उस दुकान में शराब पीकर लड़ना भी मना नहीं है। कंडीशन ये है कि कुत्ते की तरह ना लड़ें। प्रथम दृष्टि में उन्हें मेरी बात परिहास लगी, लेकिन उसी दिन उन्हें अंततः ये समझ आ गया कि वस्तुतः भाषाई प्रयोग व लेखन में किस प्रकार की सूक्ष्मता को ध्यान रखना ही होगा। इसी प्रकार का एक अन्य उदाहरण था। फालतू दुकान पर खड़े होकर अपना व हमारा समय खराब ना करें। होना चाहिए दुकान पर फालतू खड़े होकर फालतू के स्थान पर बेवजह हो तो वो स्पष्ट बात होगी। मैं उन्हें शब्दों और अर्थों के पीछे छिपे भाव पकड़ना सिखाता और ये तक भी कि मौन कैसे बोलता है। व्यास के पुल संबंध पंजाबी कहानी रक्तपात उन्हें भी मैंने सुनाई। उस दिन बहुत कम अध्ययन हो पाया। वे बेहद भावुक हो गए और ये सोचकर रोमांचित भी कि जिस पुल से वे इतने दिनों से जाते आते रहे, वो पुल एक पंजाबी कहानी में है। वो बैच में आने के लिए उत्सुक रहते। मैं यदि थोड़ा भी लेट हो जाता तो उनमें से एक दो नगलभुर की तरफ चल देते। उनके साथ मेरे भीतर का शिक्षक विस्तार पा रहा था और मेरे ही भीतर का एक विद्यार्थी समुन्नत हो रहा था। लगभग 3 माह मैंने उन्हें पढ़ाया। इस बीच मैं 4 दिनों के लिए डलहौजी भी होकर आया। मुझे 1 माह पूरा होते ही मेरी फीस दे दी गई। 1 कटोरी आम। मैं चुप रहा तो उन सभी का प्रतिनिधि बोला, गुरुजी, ये तो आपकी सेवा में हम सभी का प्रेम मात्र है। अब लीजिए आपका आर्थिक शुल्क। 1 लिफाफे में मुझे दिया गया। रूम पर आकर खोला, उसमें आर्मी स्कूल के वेतन से लगभग दुगने रुपए थे। रूंगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश के गांवों के बच्चे जब टॉफी बिस्कुट आदि लेने जाते थे तो एक और टॉफी या बिस्कुट 1 पीस दुकानदार उन्हें फ्री में देता था। ये था रूंगा। विश्वास की छां। अंश अ। शाम को बैच पढ़ाने से अध्यापन संबंध मेरा आत्मविश्वास सुदृढ़ हो गया। तब मैंने कहां सोचा था कि उच्च शिक्षा के इन बच्चों को उन्हीं जितनी डिग्री होते हुए पढ़ाना वस्तुतः 6 वर्ष बाद मेरे उच्च शैक्षिक अध्यापन की नींव थी। कुछ वर्षों पूर्व तक मैं जिस नौकरी में जाना नहीं चाहता था वो अब मुझे रास आ गई। सबके ना सही, लेकिन कुछ बच्चों के जीवन में अध्यापक कितनी बड़ी सकारात्मक भूमिका निभा सकता है, ये मुझे स्पष्ट हो गया। आर्मी स्कूल मेरे लिए वैतनिक दृष्टि से गौण हुआ, परंतु मैंने अपने अध्यापन को गौण नहीं होने दिया। एक परिवर्तन मैं अपने भीतर बहुत प्रयासों के बाद ला सका। स्कूल में अल्पतम बातचीत। मैं निर्धारित कक्षाओं को ईमानदारी से पढ़ाता और स्कूल के बाद शाम होने की प्रतीक्षा करता। साइकिल से उस कोचिंग भवन बैच का रास्ता 15-20 मिनट का था। आर्मी स्कूल में चपरासी के रूप में
एक 55-60 वर्षीय महिला थी। मैंने ये देखा कि स्कूल का कोई भी टीचर उन्हें अपना काम नहीं बताता था। यहां तक कि वे जो घड़ा पानी से भरकर स्टाफ रूम में रख जाती, उसमें से कोई जल भी नहीं पीता। वे प्रतिदिन सुबह घड़े में ताजा पानी भरती और अगली सुबह उसे क्यारियों में उड़ेलकर नया जल भरकर फिर स्टाफ रूम में रख देती। प्रिंसिपल रूम में वे उन्हें चाय देती और लंच ब्रेक में उनका खाना लगाती। स्टाफ रूम में उनसे बस सफाई का काम लिया जाता। ताजिए भेदभाव से ग्रस्त ये उस आर्मी स्कूल की स्थिति थी, जहां के टीचर्स स्वयं को क्षेत्र के सबसे स्मार्ट स्कूल के विश्व में सबसे स्मार्ट टीचर्स समझते थे। उस समाज विशेष का सच तो ये था ही, सब उन्हें उनके नाम से बुलाते, लेकिन मैं शुरू से ही उन्हें अम्मा जी पुकारता। नियुक्ति लिए अभी कुछ ही दिन हुए थे कि एक दिन लंच ब्रेक में मैंने उस घड़े में से जल पी लिया। पीता तो मैं पहले से ही आ रहा था, परंतु उस दिन सब थे वहां। उस दिन के बाद सबकी दृष्टि में मैं कौतूहल का विषय हो गया। अम्मा जी स्कूल में अपनी प्रति जो धारणा थी, उससे पूरी तरह परिचित थी। वे बहुत कम बोलती थी। मैं प्रत्येक सुबह स्कूल में आते ही उन्हें गुड मॉर्निंग अम्मा जी बोलता और वे भी उसका उत्तर देती। उन अम्मा जी की बेटी अपनी ससुराल से आई हुई थी प्रसव के लिए। एक रात मैं अभी सोने चला ही था कि मकान मालकिन दीदी ने आकर बताया कि स्कूल वाली अम्मा बाहर खड़ी है। मैंने दीदी को कहा तो उन्हें अंदर बुला। वाक्य मेरे भीतर ही रह गया। मैं समझ गया कि ये उन्हें बुलाने वाली नहीं है, बल्कि दीदी तो लगातार बुड़बुड़ा रही थी कि वो उनके घर आई क्यों। मैं घर के बाहर आया तो अम्मा जी ने बताया कि गांव की दाई व डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए प्रसव कराने में और कहा कि केस बिगड़ सकता है, तो अब सर पठानकोट जाना होगा और कोई मर्द घर में है नहीं, रुपए भी वहां ज्यादा लग सकते हैं। मैं तेजी से अंदर आया और जितने भी रुपए थे जेब में डालकर बाहर आ गया। उन दिनों ना एटीएम था ना पेटीएम। मुझे अंदाजा अम्मा जी की आर्थिक स्थिति का भी था। मैंने अम्मा जी से कहा कि मैं उनके साथ पठानकोट चल रहा हूं। वे अचंभित मेरे पीछे चल दी। उन्होंने बताया कि ढाबे से एक जीप वे ले आएंगी। मैं हाईवे पर रुका। थोड़ी देर में जीप में अपनी बेटी को लिए वे आईं और हम चार, ड्राइवर, मैं व वे मां बेटी रात्रि लगभग 11 बजे पठानकोट की ओर चल दिए। रास्ते में अम्मा जी ने मुझे बताया कि काफी पहले, बेटी के ब्याह से भी पहले, उनके पति का देहांत हो गया था। वे आर्मी स्कूल में ही काम करते थे। ये बेटी उनकी इकलौती संतान है। मैं सोच रहा था कि जातीय भेदभाव से ग्रस्त इस पिछड़े गांव में एक बेटी के साथ इस जीवट महिला ने क्या क्या ना देखा, सुना व सहा होगा। प्रश्न के रूप में उन्होंने मुझसे कहा, सर जी, अस्पताल में हमें छोड़ नहीं देना। इधर डॉक्टर पूरे राक्षस होते हैं। मैंने उन्हें बस एक बात कही, जब तक आप नानी नहीं बनोगी मैं अस्पताल नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल नहीं। उनके चेहरे पर मुस्कान तैर गई। मैंने ड्राइवर से कहा, जो सबसे अच्छा अस्पताल हो वहां चलना है। रास्ते में पुलिस तलाशी कराते हम लोग लगभग 12:30 बजे पठानकोट के एक नर्सिंग होम पहुंचे। बिटिया को तुरंत अंदर एक कक्ष में लिया गया। हम लोग बाहर।
मैंने अस्पताल के बाहर आकर एक एसटीडी बूथ से होटल मैनेजर अपने मित्र को फोन लगाया। उनसे यह सुनिश्चित हुआ कि हम वास्तव में पठानकोट के सबसे अच्छे नर्सिंग होम में ही आ चुके थे। आए हुए लगभग 40 मिनट हो चुके थे। जीप वाला और मैं नर्सिंग होम के बाहर आकर चाय पीने लगे। इतने में देखता हूं कि वे अम्मा जी हिलडुल भागती हुई आ रही हैं, रोती हुई हमारी तरफ। मेरा दिल दहल गया। ड्राइवर हल्के से बोला, आना बेकार हो गया जी, ऐसा लगता है। अम्मा जी मेरे से कुछ दूर आकर ठिठक गई। वे मेरे गले लगना चाहती थी, लेकिन मैंने खुद अपनी बाहें उनकी ओर फैला दी। बस एक झटके से वे एक बच्ची सी मुझसे चिपक गई। जोर से बोली, तुसी मामा जी बन गए हो सर जी। मैंने उसे थोड़ा सा पीछे करते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहा, और आप नानी? उस रात उनकी बेटी ने एक बेटी को जन्म दिया था। हम तीनों नर्सिंग होम आए। देखा गुलाबी रुई का एक फुहासा उसकी बेटी की बगल में लेटी है, वो नवजात। अस्पताल एक दिन उन्हें सुपरविजन में रखना चाहता था। अम्मा जी के हाथ में जेब से कुछ दे मैं जीप वाले के संग नगलभुर लौटा। रास्ते में कुछ देर उसी व्यास के पुल पर चहलकदमी कर पीले पन्नों से के अध्याय 2 का 6वां भाग यहीं समाप्त होता है। आगे की कहानी सुनने के लिए सुनते रहिए भाग 7।